आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए सरकार का हुआ शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। मोहन चरण मांझी लेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठक का आज दूसरा दिन। योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारने का निर्देश। नियुक्ति प्रक्रिया होगी तेज। केंद्रीय मंत्रियों से मिले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ। झारखंड के विकास पर हुई चर्चा। सामूहिक प्रयास से ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक का होगा कायाकल्प। और गर्मी और लू के कहर से समूचा राज्य परेशान। चाईबासा, पलामू, जमशेदपुर और रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक। राहत के लिए लोगों को मानसून का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आज एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य अतिथि इस दौरान मौजूद रहे। నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచునని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। इस बीच उड़ीसा में भी आज भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। राज्यपाल रघुवर दास मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और साथ ही मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। वाले शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। मोहन चरण मांझी ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 4 बार के विधायक मांझी को उनकी सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है। जबकि बात की जाए कनकवर्धन सिंह देव की, 2024 के विधानसभा चुनाव में भी पाटनगढ़ से जीत हासिल की। पश्चिमी ओडिशा से अनुभवी राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। ओडिशा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा ओडिशा के पाटनगढ़ से 6 बार के विधायक हैं कनकवर्धन सिंह देव। प्रभात परिदा की अगर बात की जाए तो ओडिशा के खनायतों के सबसे बड़े समुदाय से संबंध रखती हैं। पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इमापारा से पहली बार चुनाव जीती। तटीय ओडिशा के इलाके से आती हैं प्रभाती। तो आज एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा दोपहर बाद। अगर हम बात करते हैं ओडिशा की, खास तौर से बात की जाए और के बाद हम सेक्रेटरिएट आएंगे और उसके बाद हम पूरी जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और पूरी दर्शन के लिए में जाएंगे और दर्शन के बाद हमारा अगला कार्यक्रम हम निश्चित। इधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जनजातीय समुदायों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भाजपा हमेशा से आदिवासी समुदाय की हितैषी रही है और समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर मान सम्मान दिलाया है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जो बड़े पैमाने पर जनजातीय बहुल हैं, कांग्रेस ने 21वीं सदी में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया है।
भाजपा ने 4 आदिवासी मुख्यमंत्री दिए हैं, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री अर्जुन मुंडा, श्री विष्णुदेव साय और श्री मोहन मांझी। और असम में भी बीजेपी ने श्री सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया, जबकि कांग्रेस ने किसी आदिवासी को सीएम नहीं बनाया। भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया और श्री पीए संगमा जी का समर्थन किया। कांग्रेस ने इन दोनों का विरोध किया। ये एक झलक है कि किसे आदिवासी सशक्तिकरण की परवाह है और किसे नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और 2 उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रभाती पारिदा को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने संथाल आदिवासी बेटे को बड़ा सम्मान देने का काम किया है। श्री मरांडी ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि पर जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए संथाल आदिवासी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाना गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य की डबल इंजन की सरकार डबल विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगी। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भी विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा करने जा रहे हैं। उन्होंने कल कई विभागों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची में कल विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के कारण विकास कार्यों की गति रुक गई थी, उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को तीव्र गति से विकास योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारने की हिदायत दी गई है। जिला से लेके राज्य से लेके जिला स्तर तक का, साथ में विधि व्यवस्था, कोई भी राज्य में विधि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज उसी विधि व्यवस्था उसको समीक्षा करते हुए आज का शुरुआत हुआ। इसीलिए हर कामकाज को तेजी करने का निर्देश दिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अवैध खनन पर भी प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की हिदायत दी गई है। हर जिला को निर्देश दिया गया है, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, खनन का उसका सही तरीका से हो, चेक नाका भी सही तरह से उसमें हाथ ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका सही तरह से उसमें देख रहे हो, कहीं कमी नजर नहीं आए, सारा चीज का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। जो कामकाज चुनाव के बीच में जो एक रुक गया था, ताकि हर योजना ताकि बड़ा तीव्र गति से उसको कामकाज हो, समय सीमा पर कामकाज हो, ये निर्देश दिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र की नवगठित सरकार से राज्य को काफी उम्मीदें हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ पदभार ग्रहण करते ही अपने गृह राज्य और गृह नगर के विकास को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने इस क्रम में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर रांची लोकसभा क्षेत्र सहित झारखंड के विकास पर चर्चा की। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने झारखंड और रांची लोकसभा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। इधर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण और स्पीकर का चुनाव होगा। सरकार द्वारा वार्षिक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 24 जून से 3 जुलाई तक ये सत्र होगा। इस वक्त की बड़ी खबर तो काफी खास और काफी अहम इस बार का ये सत्र होने जा रहा है। कई सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इस बार चर्चा होती हुई नजर आएगी संसद में। तो 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। 18वीं लोकसभा हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद में
जो मंत्री हैं वो लगातार अपना जिम्मेदारी जो है उनकी वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्रालयों में जिम्मेदारी ले रहे हैं। और अब ये ताज़ा अपडेट भी इस वक्त सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। 27 जून से 3 जुलाई तक ये अहम सत्र चलेगा। देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू होंगे। आपराधिक और आतंकी गतिविधियों पर कारगर तरीके से लगाम लगाने के लिए विभिन्न धाराओं को इस बार व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। खूंटी के पुलिस मुख्यालय सभागार में नए कानूनों को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों समेत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, दारोगा और अन्य पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। इसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो लागू किया गया है, उसके तहत जिला स्तर पर 1 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर का टीम मास्टर ट्रेनर में बनाया गया है। और इन मास्टर ट्रेनर के द्वारा जिला स्तरीय जितने पदाधिकारी हैं, एएसआई, एसआई लेवल या इंस्पेक्टर से ऊपर भी सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि जो 1 जुलाई से जो लागू होने वाला है नया कानून, उसके तहत सबको प्रशिक्षित किया जा सके और नए कानून के तहत नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर कल रांची के स्थानीय प्रेस क्लब में मीडिया के लिए वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन होगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस वार्तालाप कार्यक्रम में नए कानूनों की बारीकियों से मीडिया कर्मियों और कानून के विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। पीआईबी रांची के मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर राजेश कुमार सिन्हा ने दूरदर्शन केंद्र परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। इस मौके पर पीआईबी और सीबीसी और सूचना प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत इकाइयों के अधिकारी मौजूद रहे। तो इसमें अब ये आया है कि आप EFIR, जैसे कि आप मालूम होगा ERTI कर सकते हैं, कहीं से भी आप RTI किसी भी जगह का कर सकते हैं मोबाइल से आजकल। तो उसमें EFIR का भी प्रोविज़न किया गया है कि आपको थाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर के आप EFIR कर देंगे, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी कल विशेषज्ञ देंगे। विदेश की तर्ज पर अब भारत में भी विद्यार्थी साल में 2 बार कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इस योजना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। 2024-25 के सत्र में विद्यार्थी साल में 2 बार जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी में कॉलेज में नामांकन करा सकेंगे। दो 2024-2025 शैक्षणिक सत्र से 2 प्रवेश चक्र जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी होंगे। इस सिलसिले में UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि अगर भारतीय विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार प्रवेश दे सकें तो इससे कई छात्रों को लाभ होगा, जैसे कि वो छात्र जो बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा में देरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से जुलाई अगस्त सत्र में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से चूक जाए। पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले के चीनिया प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित मनरेगा के सहायक अभियंता अनुज कुमार को आज सुबह रंका प्रखंड स्थित उनके कंचनपुर घर से पलामू एसीबी टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वे मनरेगा के एक कार्य के भुगतान के एवज में लाभुक से रिश्वत ले रहे थे। गढ़वा में कृषि विभाग और आत्मा के द्वारा किसानों के लिए 1 दिवसीय दलहन कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। इस कड़ी में गढ़वा में कृषि विभाग और आत्मा द्वारा दलहन के आच्छादन, उत्पादन और विपणन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान रांची से पहुंचे कृषि विभाग के निदेशक विकास कुमार ने कहा कि गढ़वा जिले का मौसम दलहन की खेती के लिए उपयुक्त और अनुकूल है। किसान वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत बीज से दलहन की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहयोग कर रही है। भारत सरकार की उपभोक्ता वाले सचिव विधि मैम जो आज क्रेडिट के MD भी है, उनके दिशा निर्देशन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पलामू, गढ़वा, लातेहार ये दलहन में बहुल क्षेत्र है। अब बताया कैसे आप खेती करें ताकि है ना जो आप प्रोडक्शन करेंगे इसको हिस्से प्रोक्योर करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अगले माह से अगले सीजन से जब प्रोडक्शन करेंगे तो इससे उसको प्रोक्योर करेंगे और किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए रहता वो बाजार से जो MSP से अधिक मिलेगा और किसान इससे लाभ। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर
प्रसाद ने भरोसा जताया कि कार्यशाला का आयोजन किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। हम चाहेंगे कि हमारे किसान गढ़वा के जो है ये जो दाल का पैदावार इतना अच्छा कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हमारा दाल ही है जो यहाँ का जाता है दाल। तो इस विषय को लेके हमारे किसान कैसे दाल उत्पादन में आगे बढ़े और उनका उचित मूल्य मिले, इन्हीं सब विषयों को लेकर यहाँ पे आज चर्चा होगी। आपको विशेष बताया जाएगा कि आप कैसे अपने अरहर, खासकर अरहर दाल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इस दौरान कार्यशाला में उपस्थित गढ़वा जिला के विभिन्न हिस्सों से आए हुए किसानों ने भी कार्यशाला के आयोजन को सराहनीय पहल बताया और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। इसकी एक कार्यशाला हुई जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी से लेके राज्य स्तरीय पदाधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बहुत सारा धान उत्पादन और अरहर उत्पादन के बारे में नई तकनीकों से अवगत कराया। तो उसमें जो है अरहर का उन्नत खेती करने के बारे में वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक ढंग से खेती करने को बताया, जिससे कि किसानों को दलहन फसल से आय अच्छा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य में कृषि प्रक्षेत्र के विकास की असीम संभावना है। आवश्यकता है किसानों को कृषि तकनीक से लैस करने की, ताकि वे धरती से सोना उपजा सकें। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया के अपने समर्थकों से सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार हटाने का आग्रह किया है। पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है और हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। इस सभी के एक परिवार होने का संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने सोशल मीडिया पे मोदी का परिवार हटा दें। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए सेना प्रमुख होंगे। वे 30 जून को मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। बता दें कि जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला था। उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन देश में आम चुनाव के बीच सरकार ने उन्हें 1 महीने का एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया था। दक्षिण मध्य रेलवे में रोलिंग कॉरिडोर ब्लॉक की वजह से रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। रांची रेल मंडल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि तांबरम धनबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन वाया रांची 16 जून से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। कोयंबटूर बरौनी स्पेशल ट्रेन वाया रांची 18 जून से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। तांबरम बरौनी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी 20 जून से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। इधर उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के कारण रांची लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन 12 जून से 24 जुलाई तक अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिर्जापुर, प्रयागराज, छिक्की, मानिकपुर होकर चलेगी। वहीं आद्रा मंडल पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य की वजह से खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 23 जून और 25 जून को रद्द रहेगी। इधर कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी तो कुछ का आंशिक समापन होगा। मां भारती की सेवा और रक्षा का जज्बा हर किसी के दिलों में है, लेकिन किस्मत वालों को ही यह सौभाग्य मिल पाता है। झारखंड गुमला के रोहित कुमार साहू को भी यह जुनून के हद तक चाहत थी कि वे भी सेना में भर्ती होकर देश की सरहदों की रक्षा करें, लेकिन यह मुमकिन ना हो पाया। उन्होंने इसका विकल्प इस तरीके से निकाला कि वह आज नजीर बन चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुमला की रोहित कुमार साहू साल 2015 के आसपास भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें मायूसी हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने गरीब और कमजोर वर्ग के युवाओं को सेना में भर्ती का निःशुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया, ताकि उनकी तरह किसी और का सपना ना टूटे। तो मेरा एक मुहिम था कि जब हम फौज में भर्ती नहीं हो पाया तो मेरे थ्रू बच्चे फौज में भर्ती हो, और अब 600 प्लस बच्चे अभी भर्ती हो चुके हैं। मैं सपना था कि मैं फौजी नहीं बन पाया, पर मेरे द्वारा फौजी बने तो मैं उनके द्वारा अपना सपना को देखता हूँ। मौजूदा समय में उनके द्वारा प्रशिक्षित 600 से अधिक युवा अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए हैं।
उन्होंने बताया कि उनके पिता की यह इच्छा थी कि वह सेना में जाएं। पिता से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। उन्होंने फिर ठाना कि वह हजारों युवाओं को इस क्षेत्र में मदद करेंगे। पिताजी एक लाइन मुझे कहा था कि जब तक बेटा जिंदा हो जाके कुछ कर लो, मरने के बाद भी सोना है। तो उसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि सोना नहीं है। जब तक मुझे अपना सपना को कम से कम मैं एक नहीं बन पाया, 1000 बनाकर दिखाऊंगा मैं अपने जीवन में। रोहित कुमार साहू कमांडो डिफेंस अकादमी नाम से एक प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जिसमें न केवल बिहार, झारखंड बल्कि पूर्वोत्तर के सिक्किम और मेघालय जैसे राज्यों से भी युवा उनके पास प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशिक्षुओं में देश सेवा को लेकर गजब का जोश और जुनून दिखता है। रोहित सर जो यहाँ निःशुल्क कई सालों से शिक्षा दे रहे हैं और देश के युवाओं को प्रेरित कर देश सेवा में भेज रहे हैं। माता पिता ने कहा कि आप जाइए, आर्मी बनिए, गांव घर से जाइए। क्या के लिए ये जो मौका है एक ही ये मौका मिलता है, आपको बार बार जीवन नहीं मिलता और हर कोई युवा चाहते हैं कि अपने देश को रक्षा करे। उनके प्रशिक्षण केंद्र में बड़ी संख्या में लड़कियां भी सेना में भर्ती का हुनर सीख रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में लड़कियां भी हर मुकाम तक पहुंचाने का हौसला रखती हैं और वे किसी से कम नहीं हैं। कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है, बट यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि जो लड़के कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। आजकल बॉर्डर पे लड़कियां भी बिल्कुल लड़कों की तरह ही खड़ी रहती हैं, अपने देश के लिए अपने आप को समर्पण करती हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग होता है और हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। हमारे सर रोहित सर बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रेन करते हैं। रोहित कुमार साहू ने साबित कर दिखाया कि व्यक्ति विशेष अगर चाहे तो अपने सपनों को साकार करने का नया माध्यम खड़ा कर सकता है, जो एक नहीं 1000 हो सकते हैं। रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और बात योग दिवस की। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। इसे करने से केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी कई सारे फायदे पहुंचते हैं। योग की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग दिवस से पहले देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, एनसीसी कैडेट, स्काउट कैडेट को 3 दिवसीय योग शिविर के तहत योग का प्रशिक्षण दिया गया। योग शिविर के नोडल अधिकारी रामजीत सिंह ने कहा कि योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सराहनीय पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस अब की बार 10वां योग दिवस मनाया जाना है, तो ये उनका सरकारी तौर पर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम भी इसमें तन से मन से अच्छी तरह रुचि लेकर के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। वहीं अध्यात्म ज्ञान की नगरी वाराणसी में भी योग दिवस के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही गुलाबी नगरी जयपुर के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर योग शिविर के आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जंतर मंतर पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारा मुख्य कार्यक्रम है 21 जून को योगा प्रोटोकॉल का जो अभ्यास है वो जंतर मंतर पर करवाया जाएगा। उसमें हमारे संस्थान के सब लोग जो है प्रतिभागी होंगे। इसके अलावा जयपुर की जो सामान्य जनता है उसमें भी जागरूकता फैलाने के लिए हम उन लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी आएं और हमारे साथ योगाभ्यास करें। बता दें कि हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग अलग थीम पर आधारित होता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीटी न्यूज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के 3रे संस्करण की घोषणा कर दी है। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 3 श्रेणियों
प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो के तहत 33 सम्मान दिए जाएंगे। बता दें कि भारत और विदेशों में योग के संदेश के प्रसार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने जून 2019 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान स्थापित किया था। दिशा निर्देशों के अनुसार मीडिया घराने 12 जून 2024 से 25 जून 2024 की अवधि के दौरान बनाए गए और प्रकाशित लेखों या प्रसारित ऑडियो विजुअल सामग्री की प्रासंगिक क्लिपिंग के साथ निर्धारित प्रारूप में नामांकन का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2024 है। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी खबरें। केंद्रीय राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार सह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री सेठ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका अप्रतिम स्नेह और मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन सर्वो की रांची मंडल शाखा द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वो अध्यक्षा मोना बिंद्रा द्वारा घरेलू अपशिष्टों के प्रबंधन को विस्तार से बताया गया और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई ताकि रेलवे कॉलोनी हटिया में अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना शुरू की जा सके। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने इस वित्तीय वर्ष में जिला विकास प्रबंधक डीडीएम के रूप में 6 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही खूंटी, पाकुड़ और लातेहार में 3 नए डीडीएम कार्यालय खोले हैं। इसके साथ ही नाबार्ड ने अब तक राज्य के सभी 24 जिलों में डीडीएम कार्यालय स्थापित कर दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में देवघर जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 12 से 15 जून तक बंद रखने की हिदायत दी गई है। गुमला में समूचे राज्य में गर्मी का कहर बढ़ गया है। अधिकतम तापमान सभी जिलों में सामान्य से काफी अधिक चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। वहीं रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में गर्मी और लू प्रकोप 15 जून तक चल सकता है। इस अवधि के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर कई इलाकों में हीट वेव चलने की आशंका जाहिर की गई है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में आज भीषण हीट वेव की आशंका जताते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। इधर आगामी 17 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। साथ ही मानसून भी आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए सरकार का हुआ शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। मोहन चरण मांझी लेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठक का आज दूसरा दिन। योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारने का निर्देश। नियुक्ति प्रक्रिया होगी तेज। केंद्रीय मंत्रियों से मिले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ। झारखंड के विकास पर हुई चर्चा। सामूहिक प्रयास से ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक होगा कायाकल्प। और गर्मी और लू के कहर से समूचा राज्य परेशान। चाईबासा, पलामू, जमशेदपुर और रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक। राहत के लिए लोगों को मानसून का इंतजार। मान भी जाओ तनिक पानी, उधर पिलाओ तरकारी ताजी मिलेगी तभी तो ग्राहक आएगा। हाँ चलो भैया ये भी माना, खुद भी पीना भूल न जाना। गर्मी नहीं है आम, सतर्क रहना है अपना काम। गर्मी से जो तुम डरोगे, काम अपना कैसे करोगे, अपनी किस्मत
आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए सरकार का हुआ शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। मोहन चरण मांझी लेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठक का आज दूसरा दिन। योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारने का निर्देश। नियुक्ति प्रक्रिया होगी तेज। केंद्रीय मंत्रियों से मिले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ। झारखंड के विकास पर हुई चर्चा। सामूहिक प्रयास से ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक का होगा कायाकल्प। और गर्मी और लू के कहर से समूचा राज्य परेशान। चाईबासा, पलामू, जमशेदपुर और रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक। राहत के लिए लोगों को मानसून का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आज एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य अतिथि इस दौरान मौजूद रहे। నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచునని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। इस बीच उड़ीसा में भी आज भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। राज्यपाल रघुवर दास मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और साथ ही मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। होने वाले शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। मोहन चरण मांझी ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 4 बार के विधायक मांझी को उनकी सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है। जबकि बात की जाए कनकवर्धन सिंह देव की, 2024 के विधानसभा चुनाव में भी पाटनगढ़ से जीत हासिल की। पश्चिमी ओडिशा से अनुभवी राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। ओडिशा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा ओडिशा के पाटनगढ़ से 6 बार के विधायक हैं कनकवर्धन सिंह देव। प्रभात परिदा की अगर बात की जाए तो ओडिशा के खनायतों के सबसे बड़े समुदाय से संबंध रखती हैं। पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निमापारा से पहली बार चुनाव जीती तटीय ओडिशा के इलाके से आती हैं प्रभाती। तो आज एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा दोपहर बाद। अगर हम बात करते हैं ओडिशा की खास तौर से बात की जाए और के बाद हम सेक्रेटरिएट आएंगे और उसके बाद हम पूरी जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और पूरी दर्शन के लिए में जाएंगे और दर्शन के बाद हमारा अगला कार्यक्रम हम निश्चित। इधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जनजातीय समुदायों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भाजपा हमेशा से आदिवासी समुदाय की हितैषी रही है और समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर मान सम्मान दिलाया है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जो बड़े पैमाने पर जनजातीय बहुल हैं, कांग्रेस ने 21वीं सदी में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया है। भाजपा ने 4 आदिवासी मुख्यमंत्री दिए हैं, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री अर्जुन मुंडा, श्री विष्णुदेव साय और श्री मोहन मांझी। और असम में भी बीजेपी ने श्री सर्बानंद सोनोवाल को
सीएम बनाया, जबकि कांग्रेस ने किसी आदिवासी को सीएम नहीं बनाया। भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया और श्री पीए संगमा जी का समर्थन किया। कांग्रेस ने इन दोनों का विरोध किया। ये एक झलक है कि किसे आदिवासी सशक्तिकरण की परवाह है और किसे नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और 2 उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रभाती पारिदा को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने संथाल आदिवासी बेटे को बड़ा सम्मान देने का काम किया है। श्री मरांडी ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि पर जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए संथाल आदिवासी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाना गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य की डबल इंजन की सरकार डबल विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगी। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भी विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा करने जा रहे हैं। उन्होंने कल कई विभागों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची में कल विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के कारण विकास कार्यों की गति रुक गई थी, उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को तीव्र गति से विकास योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारने की हिदायत दी गई है। जिला से लेके राज्य से लेके जिला स्तर तक का, साथ में विधि व्यवस्था, कोई भी राज्य में विधि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज उसी विधि व्यवस्था उसको समीक्षा करते हुए आज का शुरुआत हुआ। इसीलिए हर कामकाज को तेजी करने का निर्देश दिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अवैध खनन पर भी प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की हिदायत दी गई है। हर जिला को निर्देश दिया गया है, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, खनन का उसका सही तरीका से हो, चेक नाका भी सही तरह से उसमें हाथ ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका सही तरह से उसमें देख रहे हो, कहीं कमी नजर नहीं आए, सारा चीज का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। जो कामकाज चुनाव के बीच में जो एक रुक गया था, ताकि हर योजना ताकि बड़ा तीव्र गति से उसको कामकाज हो, समय सीमा पर कामकाज हो, ये निर्देश दिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र की नवगठित सरकार से राज्य को काफी उम्मीदें हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ पदभार ग्रहण करते ही अपने गृह राज्य और गृह नगर के विकास को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने इस क्रम में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर रांची लोकसभा क्षेत्र सहित झारखंड के विकास पर चर्चा की। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने झारखंड और रांची लोकसभा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। इधर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण और स्पीकर का चुनाव होगा। सरकार द्वारा वार्षिक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 24 जून से 3 जुलाई तक ये सत्र होगा। इस वक्त की बड़ी खबर तो काफी खास और काफी अहम इस बार का ये सत्र होने जा रहा है। कई सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इस बार चर्चा होती हुई नजर आएगी संसद में। तो 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। 18वीं लोकसभा हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद में जो मंत्री हैं वो लगातार अपना जिम्मेदारी जो है उनकी वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्रालयों में जिम्मेदारी ले रहे हैं। और
और अब ये ताज़ा अपडेट भी इस वक्त सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। 27 जून से 3 जुलाई तक ये अहम सत्र चलेगा। देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू होंगे। आपराधिक और आतंकी गतिविधियों पर कारगर तरीके से लगाम लगाने के लिए विभिन्न धाराओं को इस बार व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। खूंटी के पुलिस मुख्यालय सभागार में नए कानूनों को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों समेत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, दारोगा और अन्य पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो लागू किया गया है, उसके तहत जिला स्तर पर 1 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर का टीम मास्टर ट्रेनर में बनाया गया है। और इन मास्टर ट्रेनर के द्वारा जिला स्तरीय जितने पदाधिकारी हैं, एएसआई, एसआई लेवल या इंस्पेक्टर से ऊपर भी सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि जो 1 जुलाई से जो लागू होने वाला है नया कानून, उसके तहत सबको प्रशिक्षित किया जा सके और नए कानून के तहत नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर कल रांची के स्थानीय प्रेस क्लब में मीडिया के लिए वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन होगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस वार्तालाप कार्यक्रम में नए कानूनों की बारीकियों से मीडिया कर्मियों और कानून के विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। पीआईबी रांची के मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर राजेश कुमार सिन्हा ने दूरदर्शन केंद्र परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। इस मौके पर पीआईबी और सीबीसी और सूचना प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत इकाइयों के अधिकारी मौजूद रहे। तो इसमें अब ये आया है कि आप EFIR, जैसे कि आप मालूम होगा ERTI कर सकते हैं, कहीं से भी आप RTI किसी भी जगह का कर सकते हैं मोबाइल से आजकल। तो उसमें EFIR का भी प्रोविज़न किया गया है कि आपको थाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर के आप EFIR कर देंगे, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी कल विशेषज्ञ देंगे। विदेश की तर्ज पर अब भारत में भी विद्यार्थी साल में 2 बार कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इस योजना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। 2024-25 के सत्र में विद्यार्थी साल में 2 बार जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी में कॉलेज में नामांकन करा सकेंगे। दो 2024-2025 शैक्षणिक सत्र से 2 प्रवेश चक्र जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी होंगे। इस सिलसिले में UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि अगर भारतीय विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार प्रवेश दे सकें तो इससे कई छात्रों को लाभ होगा, जैसे कि वो छात्र जो बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा में देरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से जुलाई, अगस्त सत्र में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से चूक जाए। पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले के चीनिया प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित मनरेगा के सहायक अभियंता अनुज कुमार को आज सुबह रंका प्रखंड स्थित उनके कंचनपुर घर से पलामू एसीबी टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वे मनरेगा के एक कार्य के भुगतान के एवज में लाभुक से रिश्वत ले रहे थे। गढ़वा में कृषि विभाग और आत्मा के द्वारा किसानों के लिए 1 दिवसीय दलहन कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। इस कड़ी में गढ़वा में कृषि विभाग और आत्मा द्वारा दलहन के आच्छादन, उत्पादन और विपणन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान रांची से पहुंचे कृषि विभाग के निदेशक विकास कुमार ने कहा कि गढ़वा जिले का मौसम दलहन की खेती के लिए उपयुक्त और अनुकूल है। किसान वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत बीज से दलहन की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहयोग कर रही है। भारत सरकार की उपभोक्ता वाले सचिव निधि खरे मैम, जो आज क्रेडिट इंस्टीट्यूट के MD भी है, उनके दिशा निर्देशन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पलामू, गढ़वा, लातेहार ये दलहन में बहुल क्षेत्र है। अब बताया कैसे आप खेती करें ताकि है ना जो आप प्रोडक्शन करेंगे इसको प्रोक्योर करेंगे, तो अगले मुझे उम्मीद है कि अगले माह से अगले सीजन से जब प्रोडक्शन करेंगे तो इससे उसको प्रोक्योर करेंगे और किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए रहता वो बाजार से जो MSP से अधिक मिलेगा और किसान इससे लाभ। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद ने भरोसा जताया कि कार्यशाला का आयोजन किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।
चाहेंगे कि हमारे किसान गढ़वा के जो है ये जो दाल का पैदावार इतना अच्छा कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हमारा दाल ही है जो यहाँ का जाता है दाल। तो इस विषय को लेके हमारे किसान कैसे दाल उत्पादन में आगे बढ़े और उनका उचित मूल्य मिले, इन्हीं सब विषयों को लेकर यहाँ पे आज चर्चा होगी। आपको विशेष बताया जाएगा कि आप कैसे अपने अरहर, खासकर अरहर दाल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इस दौरान कार्यशाला में उपस्थित गढ़वा जिला के विभिन्न हिस्सों से आए हुए किसानों ने भी कार्यशाला के आयोजन को सराहनीय पहल बताया और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। इसकी एक कार्यशाला हुई जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी से लेके राज्य स्तरीय पदाधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बहुत सारा धान उत्पादन और अरहर उत्पादन के बारे में नई तकनीकों से अवगत कराया। तो इसमें जो है अरहर का उन्नत खेती करने के बारे में वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक ढंग से खेती करने को बताया, जिससे कि किसानों को दलहन फसल से आय अच्छा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य में कृषि प्रक्षेत्र के विकास की असीम संभावना है। आवश्यकता है किसानों को कृषि तकनीक से लैस करने की, ताकि वे धरती से सोना उपजा सकें। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आइए अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया के अपने समर्थकों से सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार हटाने का आग्रह किया है। पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है, और हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। इस सभी के एक परिवार होने का संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने सोशल मीडिया पे मोदी का परिवार हटा दें। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए सेना प्रमुख होंगे। वे 30 जून को मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। बता दें कि जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला था। उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन देश में आम चुनाव के बीच सरकार ने उन्हें 1 महीने का एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया था। दक्षिण मध्य रेलवे में रोलिंग कॉरिडोर ब्लॉक की वजह से रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। रांची रेल मंडल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि तांबरम धनबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन वाया रांची 16 जून से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। कोयंबटूर बरौनी स्पेशल ट्रेन वाया रांची 18 जून से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। तांबरम बरौनी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी 20 जून से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। इधर उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के कारण रांची लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन 12 जून से 24 जुलाई तक अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिर्जापुर, प्रयागराज, छिक्की, मानिकपुर होकर चलेगी। वहीं आद्रा मंडल पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य की वजह से खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 23 जून और 25 जून को रद्द रहेगी। इधर कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी तो कुछ का आंशिक समापन होगा। मां भारती की सेवा और रक्षा का जज्बा हर किसी के दिलों में है, लेकिन किस्मत वालों को ही यह सौभाग्य मिल पाता है। झारखंड गुमला के रोहित कुमार साहू को भी यह जुनून के हद तक चाहत थी कि वे भी सेना में भर्ती होकर देश की सरहदों की रक्षा करें, लेकिन यह मुमकिन ना हो पाया। उन्होंने इसका विकल्प इस तरीके से निकाला कि वह आज नजीर बन चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में।
गुमला की रोहित कुमार साहू साल 2015 के आसपास भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें मायूसी हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने गरीब और कमजोर वर्ग के युवाओं को सेना में भर्ती का निःशुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया, ताकि उनकी तरह किसी और का सपना ना टूटे। तो मेरा एक मुहिम था कि जब हम फौज में भर्ती नहीं हो पाए तो मेरे थ्रू बच्चे फौज में भर्ती हो, और अब 600 प्लस बच्चे अभी भर्ती हो चुके हैं। मैं सपना था कि मैं फौजी नहीं बन पाया, पर मेरे द्वारा फौजी बने तो मैं उनके द्वारा अपना सपना को देखता हूँ। मौजूदा समय में उनके द्वारा प्रशिक्षित 600 से अधिक युवा अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता की यह इच्छा थी कि वह सेना में जाएं। पिता से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। उन्होंने फिर ठाना कि वह हजारों युवाओं को इस क्षेत्र में मदद करेंगे। पिताजी एक लाइन मुझे कहा था कि जब तक बेटा जिंदा हो जाके कुछ कर लो, मरने के बाद भी सोना है। तो उसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि सोना नहीं है। जब तक मुझे अपना सपना को कम से कम मैं एक नहीं बन पाया, 1000 बनाकर दिखाऊंगा मैं अपने जीवन में। रोहित कुमार साहू कमांडो डिफेंस अकादमी नाम से एक प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जिसमें न केवल बिहार, झारखंड बल्कि पूर्वोत्तर के सिक्किम और मेघालय जैसे राज्यों से भी युवा उनके पास प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशिक्षुओं में देश सेवा को लेकर गजब का जोश और जुनून दिखता है। रोहित सर जो यहाँ निःशुल्क कई सालों से शिक्षा दे रहे हैं और देश के युवाओं को प्रेरित कर देश सेवा में भेज रहे हैं। माता पिता ने कहा कि आप जाइए, आर्मी बनिए, गांव घर से जाइए। क्या के लिए ये जो मौका है, एक ही ये मौका मिलता है, आपको बार बार जीवन नहीं मिलता, और हर कोई युवा चाहते कि अपने देश को रक्षा करे। उनके प्रशिक्षण केंद्र में बड़ी संख्या में लड़कियां भी सेना में भर्ती का हुनर सीख रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में लड़कियां भी हर मुकाम तक पहुंचाने का हौसला रखती हैं और वे किसी से कम नहीं हैं। कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है, बट यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि जो लड़के कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। आजकल बॉर्डर पे लड़कियां भी बिल्कुल लड़कों की तरह ही खड़ी रहती हैं, अपने देश के लिए अपने आप को समर्पण करती हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग होता है और हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। हमारे सर रोहित सर बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रेन करते हैं। रोहित कुमार साहू ने साबित कर दिखाया कि व्यक्ति विशेष अगर चाहे तो अपने सपनों को साकार करने का नया माध्यम खड़ा कर सकता है, जो एक नहीं 1000 हो सकते हैं। रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और बात योग दिवस के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। इसे करने से केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी कई सारे फायदे पहुंचते हैं। योग की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग दिवस से पहले देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, एनसीसी कैडेट, स्काउट कैडेट को 3 दिवसीय योग शिविर के तहत योग का प्रशिक्षण दिया गया। योग शिविर के नोडल अधिकारी रामजीत सिंह ने कहा कि योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सराहनीय पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस अब की बार 10वां योग दिवस मनाया जाना है, तो ये उनका सरकारी तौर पर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम भी इसमें तन से मन से अच्छी तरह रुचि लेकर के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। वहीं अध्यात्म ज्ञान की नगरी वाराणसी में भी योग दिवस के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही गुलाबी नगरी जयपुर के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर योग शिविर के आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जंतर मंतर पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारा मुख्य कार्यक्रम है 21 जून को योगा प्रोटोकॉल का जो अभ्यास है वो जंतर मंतर पर करवाया जाएगा। उसमें हमारे संस्थान के सब लोग जो है प्रतिभागी होंगे। इसके अलावा जयपुर की जो सामान्य जनता है उसमें भी जागरूकता फैलाने के लिए हम उन लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी आएं और हमारे साथ योगाभ्यास करें।
बता दें कि हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग अलग थीम पर आधारित होता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीटी न्यूज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के तीसरे संस्करण की घोषणा कर दी है। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 3 श्रेणियों प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो के तहत 33 सम्मान दिए जाएंगे। बता दें कि भारत और विदेशों में योग के संदेश के प्रसार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने जून 2019 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान स्थापित किया था। दिशा निर्देशों के अनुसार मीडिया घराने 12 जून 2024 से 25 जून 2024 की अवधि के दौरान बनाए गए और प्रकाशित लेखों या प्रसारित ऑडियो विजुअल सामग्री की प्रासंगिक क्लिपिंग के साथ निर्धारित प्रारूप में नामांकन का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2024 है। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी खबरें। केंद्रीय राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार सह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री सेठ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका अप्रतिम स्नेह और मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन सर्वो की रांची मंडल शाखा द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वो अध्यक्षा मोना बिंद्रा द्वारा घरेलू अपशिष्टों के प्रबंधन को विस्तार से बताया गया और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई ताकि रेलवे कॉलोनी हटिया में अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना शुरू की जा सके। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने इस वित्तीय वर्ष में जिला विकास प्रबंधक डीडीएम के रूप में 6 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही खूंटी, पाकुड़ और लातेहार में 3 नए डीडीएम कार्यालय खोले हैं। इसके साथ ही नाबार्ड ने अब तक राज्य के सभी 24 जिलों में डीडीएम कार्यालय स्थापित कर दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में देवघर जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 12 से 15 जून तक बंद रखने की हिदायत दी गई है। गुमला में समूचे राज्य में गर्मी का कहर बढ़ गया है। अधिकतम तापमान सभी जिलों में सामान्य से काफी अधिक चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। वहीं रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में गर्मी और लू प्रकोप 15 जून तक चल सकता है। इस अवधि के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर कई इलाकों में हीट वेव चलने की आशंका जाहिर की गई है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में आज भीषण हीट वेव की आशंका जताते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। इधर आगामी 17 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। साथ ही मानसून भी आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए सरकार का हुआ शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। मोहन चरण मांझी लेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठक का आज दूसरा दिन। योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारने का निर्देश। नियुक्ति प्रक्रिया होगी तेज। केंद्रीय मंत्रियों से मिले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ। झारखंड के विकास पर हुई चर्चा। सामूहिक प्रयास से ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक होगा कायाकल्प। और गर्मी और लू के कहर से समूचा राज्य परेशान। चाईबासा, पलामू, जमशेदपुर और रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक। राहत के लिए लोगों को मानसून का इंतजार।